So in today's lecture we will be discussing about Sales of Goods Act 1930 and all the important terms related to the Sales of Goods Act which will be helping us when we will go in deep and other concepts of Sales of Goods Act ठीक है. तो basically the introduction is of Sales of Goods Act is the Sales of Goods Act was a part of Indian Contract Act only in 1872 when the Indian Contract Act was drafted. Sale of Goods Act was a part of that act, but later on it was uh, separated from Contract Act in 1930, and the British call it the Indian Sale of Goods एक्ट 1930. तो सबसे पहले इसका नाम क्या था जब इसको सेपरेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से? द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. 1930 इसलिए बिकॉज इट वॉज सेपरेटेड एंड एनफोर्स्ड इन 1930. दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है. लेटर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसको दोबारा रिकाउंसिल किया गया और इसमें से द इंडियन हटा दिया गया क्योंकि बेसिकली ये इंडिया का ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था. तो फिर द पार्लियामेंट सॉट दैट व्हाट इज़ द नीड टू ऑफ इट टू बी कॉल्ड द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो उस इसलिए 22 सितंबर 1963 में इसमें से द इंडियन हटा दिया गया और अब ये इट इज़ ओनली कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है. तो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन. और इसके प्रियम्बल में पहले क्या था कि इट अप्लाइज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ JNK. बट अब 370 हटने के बाद से जब ऑफिशियल गैजेट में इसको साइन अप किया गया तो अब इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK. सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर सेल एंड गुड्स. ठीक है. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खुद ही सबसे पहले अब इस एक्ट के नाम में ही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल और दूसरी है गुड्स. तो सेल क्या होती है, गुड्स क्या होती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है. बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स कंसर्न किस चीज़ से है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनली मूवेबल गुड्स आर डेल्ट. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात करता है. मूवेबल गुड्स ही इसके अंदर, मूवेबल प्रॉपर्टी ही इसके अंदर डेल्ट है. ठीक है. अब ये गुड्स किस में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में, इंडियन सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है. इसमें डिफाइंड है गुड्स. गुड्स बेसिकली किसे किसे कहते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim money, includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to be severed from for sale before sale. ठीक है. तो बेसिकली गुड्स क्या कहते हैं? गुड्स की सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? दैट इट इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली. अब मूवेबल प्रॉपर्टी में से भी किस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया गया? मूवेबल प्रॉपर्टी में से भी एक्शनेबल क्लेम और मनी. ये दो चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं की गई है या मूवेबल गुड्स में इंक्लूड नहीं की गई हैं. ठीक है. गुड्स में मनी और एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम बेसिकली किसे कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एज अ जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे कि चेक. ठीक है. तो चेक गुड्स नहीं हो सकती, मनी गुड्स नहीं हो सकती. एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट चेक एंड गुड्स, चेक एंड मनी. ठीक है. लेकिन स्टॉक और शेयर्स को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड किया गया है. स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं और जो कि शेयर्स होते हैं. ठीक है. तो उन चीज़ों को गुड्स में इंक्लूड किया गया है गुड्स की डेफिनेशन में. और उसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू बी सीवियर बिफोर सेल. ऐसे ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे कि यानी कि गेहूँ, गन्ना, इन तरीके की चीज़ें जो कि अटैच टू अर्थ हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी. लेकिन ऐसी ग्रोइंग क्रॉप्स जिनको ज़मीन से काट दिया जाए उनको सेल करने के लिए. ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगा? गेहूँ, गन्ना, इस तरीके की चीज़ें, तो वो भी गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. ठीक है. तो आप समझ में आ गया गुड क्या क्या चीज़ें होंगी. गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी पहली चीज़. दूसरी चीज़, मनी और एक्शनेबल क्लेम नहीं होंगी गुड्स.
तीसरी चीज़ स्टॉक एंड शेयर्स जो है वो गुड्स होंगी। चौथी चीज़ ग्रोइंग क्रॉप्स जिनको अर्थ से हटा उखाड़ लिया जाए बेचने के लिए, जैसे कि गेहूं और गन्ने जैसी चीज़ें, ठीक है, तो वो भी गुड्स होंगी। तो अब बेसिकली समझ में आ गया कि गुड्स क्या होंगी और मूवेबल प्रॉपर्टी में ही डील करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ है सेल। अब सेल के लिए एक पूरा मैंने नीचे एक चार्ट बना रखा है ताकि इसको इजीली समझा जा सके, ठीक है। तो सेल के लिए सबसे पहले दो लोगों का होना, दो पार्टीज का होना कंपलसरी है। पहला कौन होगा? पहला सेलर। सेलर कौन होता है? सेलर डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 में, हु एवर सेल्स एनी गुड्स, ठीक है, जो गुड को सेल करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेलर कहते हैं। दूसरा पर्सन कौन होगा? सेकंड पर्सन इज बायर। बायर कौन होता है? बायर जो गुड्स को खरीदता है, जो गुड्स को खरीदता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायर। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो अब सेलर कौन हो गया? सेलर वो बंदा हो गया जिसने प्रॉपर्टी को सेल, जिसने गुड्स को सेल किया है। बायर कौन हो गया? बायर वो हो गया जिसने गुड्स को खरीदा है, ठीक है। तो अब सेल किसकी हुई? गुड्स की, ठीक है। तो अब डिलीवरी, तीसरी चीज होती है डिलीवरी। डिलीवरी किस चीज की होगी? डिलीवरी होगी गुड्स की। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेची गई है उसकी डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी कहाँ से कहाँ होगी? डिलीवरी जाहिर सी बात है सेलर से बायर के पास होगी। सेलर जो है वो उस गुड्स को उठाकर डिलीवर करेगा किसको? बायर को। बायर के पास उसकी डिलीवरी होगी। और डिलीवरी के साथ साथ क्या चीज़ ट्रांसफ़र होगी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब क्या है? ओनरशिप इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगी। वो किससे ट्रांसफ़र होगी? सेलर ट्रांसफ़र करेगा उसको बायर को। अब ओनरशिप हमने वी हैव स्टडीड इन राइट इन जुरिस्प्रूडेंस ऑल्सो कि ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप बेसिकली एक बंडल ऑफ राइट्स होता है। वो बंडल ऑफ राइट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है ओनरशिप में? कि भाई आप उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको जिस तरीके से चाहे, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूटनेस होंगी, दूसरों से एक्सक्लूसिव होगा, आपकी इजाज़त के बिना, आपकी कंसेंट के बिना कोई उस चीज़ को नहीं छू सकता, ये आपकी राइट होगी, ठीक है। आप उसको आग लगाना चाहें, किसी को देना चाहें फ्री में, किसी को गिफ्ट करना चाहें, किसी को बेचना चाहें, इसकी आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगी, ठीक है। तो ओनरशिप बेसिकली क्या होती है? बंडल ऑफ राइट्स होती है। तो उसको ट्रांसफर, उस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। जब एक सेलर एक गुड्स को दूसरे को देता है तो साथ में क्या होता है? डिलीवरी के साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप भी होता है। अब तीन चीज़ें क्लियर हो गई। सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है, गुड्स क्या होती हैं, डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी का मतलब उसको देना। डिलीवरी इज़ अ फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म को डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। डिलीवरी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में भी डिफाइंड है, ठीक है। डिलीवरी बेसिकली किसे कहते हैं? डिलीवरी फिजिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देने को कहते हैं। वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन को, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होना चाहिए, ठीक है। वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन मतलब पोजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था फिजिकल कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होता है उसमें। डिलीवरी कैसे कहते हैं? कि वॉलेंट्रीली हमने वो चीज़, उसका जो पोजेशन है, उसका जो कब्जा है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। किसने? सेलर ने। किसको? बायर को, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। सेलर, बायर, गुड्स मूवेबल होनी चाहिए। गुड्स मूवेबल कौन कौन सी होती हैं वो चीज़ क्लियर होगी। उनकी डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी क्या हो गया? एक तरीके से वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी किस चीज़ की बात हो रही है? ओनरशिप की। ओनरशिप क्या होती है? सर्टेन बंडल ऑफ राइट्स होते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? प्राइस के लिए। प्राइस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ सेल। प्राइस किसे कहते हैं? प्राइस यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी कंसिड्रेशन या फिर मनी कंसिड्रेशन। मनी किसे कहते हैं? मनी, पैसे को। तो ये ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें सेलर से बायर से गुड्स की डिलीवरी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप किस लिए होनी चाहिए? प्राइस या मनी कंसिड्रेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, मनी,
मनी की कंसिडरेशन इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, मनी। मनी कौन किसको देगा, बायर देगा सेलर को लिए। तो इसमें कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 2D कंसिडरेशन को डिफाइन करता है, जिस चीज़ की कुछ वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसमें कंसिडरेशन बेसिकली क्या होगा, इसमें कंसिडरेशन मनी ही होगा, मॉनेटरी वैल्यू ही कंसिडरेशन होगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बार्टर। बार्टर में क्या होता है, बार्टर में एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स दी जाती है, गेहूं के बदले चावल, इस तरीके से, जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव एरा में फॉलो होता था, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल। तो सेल में प्राइस और मनी कंसिडरेशन इज एसेंशियल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसमें मनी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसिडरेशन जो होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होती है, उसी कंसिडरेशन की बात होती है, हो रही है। लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन जो है वो प्राइस है, प्राइस का मतलब मॉनेटरी वैल्यू मनी से है, सीधा सीधा मनी से है, ठीक है। आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए कैश दे सकते हैं, आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए चेक दे सकते हैं, लेकिन मॉनेटरी चीज़ ही देनी पड़ेगी सेल में, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेलर, गुड्स, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बायर एंड प्राइस, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और खड़ी होती है कि सेल किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें, जितनी भी मैंने अभी चीज़ें बताई, जितनी भी अभी ये प्रोसेस बताई, ये अगर इमीडिएट है, ठीक है, अभी हाथों हाथ सेलर ने एक प्रोडक्ट को दिया बायर को, और उस बायर ने उसके लिए आपको प्राइस दिया, पैसे दिए, ठीक है, हाथों हाथ अगर वो हुई तो एकदम से सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो गई और सेल इज़ कंप्लीट, ठीक है। इसको कहते हैं सेल, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल, ठीक है। लेकिन अगर सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी करने के लिए या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए, और बायर ने सेलर को उसके पैसे देने की बात की है फ्यूचर में, कि मैं तुमसे ये चीज़ उस दिन खरीदूंगा या इस पर्टिकुलर कंडीशन को कंप्लीट होने के बाद खरीदूंगा, या फिर मैं इसके पैसे, जो इसकी जो पेमेंट करूंगा वो फ्यूचर में करूंगा, ठीक है। और सेलर कहता है मैं इस चीज़ की जो डिलीवरी करूंगा वो फ्यूचर में करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा ये फ्यूचर में होना है। अभी ना उसने पैसे दिए, ना उसने गुड्स डिलीवर करी, सिर्फ बात हुई है कि मैं उस दिन तुम्हें पेमेंट करूंगा, तुम्हें इतनी पर्टिकुलर आइटम्स मुझे उस दिन, उस पर्टिकुलर फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्यूचर में एग्रीमेंट हो रहा है सेल का। तो फ्यूचर की जहाँ बात होती है वहाँ पर चीज़ होती है एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सेल के इंग्रेडिएंट्स जो भी एसेंशियल्स हैं वो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे। तो जब फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। और अगर हाथों हाथ ये सारी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गई, प्राइस उसने दे दिया और ओनरशिप उसने दे दी और गुड्स की उसने डिलीवरी कर दी इमीजिएटली इन प्रेजेंट, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम कहेंगे सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेसिकली क्या होगा, contract of sale is made by an offer to buyer or sales goods for a price and the acceptance of such offer, there can be immediate delivery or immediate payment, or both can be in installment, or both can be in future। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेसिकली क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है, एक पार्टी होती है दूसरी पार्टी से किसी काम के लिए कहती है, उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, उस चीज़ की कुछ कंसिडरेशन होती है, उस चीज़ को ही तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था हमने ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेल की कंडीशन में बस क्या है कि सेल की कंडीशन में ये चीज़ है कि एक ऑफ़र करा ए ने बी को, बी ने किसी गुड्स को ख़रीदने के लिए, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, बी ने उस ऑफ़र को मान के उस चीज़ की पेमेंट कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पर गए, आपने उस शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे ये फ़ोन दे दो, उसने वो फ़ोन निकाल के आपको दिया, इमीडिएट डिलीवरी हो गई, आपने वो फ़ोन ले लिया और उस फ़ोन का जो प्राइस था वो आपने उसको पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गई, सेल कंप्लीट हो गई। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सेल, ठीक है। तो इसी चीज़ को
बेसिकली सेल कहते हैं। लेकिन अगर आप उसके पास जाते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर फ़ोन जो है मुझे दिखाइए, लेकिन ये मैं लूँगा 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, ठीक है, और मैं तभी आपको पैसे दूंगा, तो ये क्या होता, ये होगा एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो आई होप कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ कि बायर कौन होता है, सेलर, मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, गुड्स, प्राइस, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों का, इन डेफिनेशंस की सारी चीज़ों का पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ें सब क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड दिस इज़ व्हाट बेसिकली अ सेल इज़। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम वी विल बी डिस्कसिंग इन अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली इंपॉर्टेंट थी कि सेल क्या चीज़ होती है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली, मान लीजिए किसी बंदे ने कोई शॉप खोली, ठीक है, अब उसका जो बिजनेस है वो फ्लरिश होने लगा, उसने दिल्ली में शॉप खोली, उसका बिजनेस फ्लरिश होने लगा। अब वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस नोएडा में भी करूं। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जाकर वहाँ पर एक शॉप खोल कर बैठना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होगा, और दूसरी चीज़, वो अगर खुद जाकर बैठेगा तो उसकी पुरानी शॉप की देखभाल कौन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसको प्राइस इफेक्टिव बनाने के लिए बंदा क्या करता है कि कमीशन बेसिस पे अपना किसी और ओनर से बात करके या फिर किसी और एजेंट से बात करके उससे कहता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को तुम सेल करोगे ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। तो इस अपॉइंटमेंट को या इस एजेंट को क्या कहते हैं, इस एजेंट को बेसिकली कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। ये कमीशन पे काम करता है और उस प्रोडक्ट को सेल करता है। अब चूंकि ये मर्केंटाइल एजेंट है ए का, ए ने इसको मर्केंटाइल एजेंट बनाया है, तो इस मर्केंटाइल एजेंट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। इस मर्केंटाइल एजेंट के पास क्या पावर होती है, उस गुड को सेल करने की पावर होती है। सबसे पहली चीज़, उस गुड को सेल और बाय करने की। वो उसके बिहाफ पे गुड्स को खरीद भी सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल कौन हो गया, जिसने उसको अपॉइंट किया। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट क्या करता है, बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है, वो किसी गुड को खरीद सकता है या बेच सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो किसी और को, मान लो नोएडा से गाजियाबाद मिला हुआ है, अब वो एजेंट चाह रहा है कि थोड़ा सा मैं इसका बिजनेस गाजियाबाद में फ्लरिश करूं, तो उसके पास कंसाइनिंग या अपॉइंटिंग पावर्स भी होती हैं। वो किसी और बंदे को भी अपॉइंट कर सकता है, कुछ गुड्स वो जो पीछे से आई हैं उनको गाजियाबाद में भी बेच सकता है। तो दिस इज कंसाइनिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ एनीमन, ये चीज़ें कर सकता है। वो कुछ गुड्स को प्लेज भी कर सकता है। तो ये कई सारी पावर्स होती है मर्केंटाइल एजेंट की। बाय और सेल उसके बिहाफ पे तो कर ही सकता है, क्योंकि इसीलिए तो उसने बेसिकली उसको अपॉइंट किया है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। तो आई होप सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज इन द अपकमिंग लेक्चर्स दीज ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, and all of them are somehow dealt in almost every section of the Sale of Goods Act. So thus this is all for today's video. Thank you.